तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं आशाएं आशाएं। इक्कीस साल की एक दलित लड़की जिसने एक बड़े नेता की सरेआम पूरे मंच पर धज्जियां उड़ा दी। 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी उस लड़की के हौसले बुलंद रहे, लेकिन कभी राजनीतिक मायूसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। भारत की उस ताकतवर महिला की कहानी जो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनी और तय किया देश की सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की, जो अपने आप में एक सशक्त नारी कुशल राजनेता के तौर पर पहचान बना चुकी है। मायावती का राजनीतिक सफर असल में 1977 में शुरू हो चुका था। सितंबर 1977 की वो शाम इमरजेंसी का दौर समाप्त हो चुका था और देश में जनता पार्टी की सरकार का राज आ गया। मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी सरकार ने जाति भेद को दूर करने के लिए सभी समुदाय की 3 दिवसीय परिषद का आयोजन दिल्ली में किया था। समय के राजनीतिक हीरो राजनारायण बोल कर रही थी, जिसके पीछे का कारण रायबरेली से इंदिरा गांधी को हराना माना जा रहा था। 1977 में हुए चुनाव में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को 55,000 वोटों से लोकसभा चुनाव में हराया था, जो जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। जनता पार्टी द्वारा बुलाई गई सर्व समुदाय की इस परिषद में राजनारायण जब दलितों के हित की बात कर रहे थे, वहां तक ठीक था, लेकिन मंत्री राजनारायण ने एक बड़ी गलती कर दी। वो दलितों को हरिजन इस शब्द से संबोधित कर रहे थे, जिस पर सभी दलित नेता चुप रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पाया। लेकिन मंत्री राजनारायण को जवाब देने का मायावती ने सोच लिया था और जब मंच पर मायावती पहुंची तभी मायावती ने सीधा हमला मंत्री राजनारायण पर बोल दिया। मायावती ने लोगों से भरे हॉल में कहा कि समाजवादी नेता अपने आप को दलितों का मसीहा बता रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि दलितों को हरिजन कहना भी दलितों का अपमान करने जैसा है। हमारे मसीहा बाबा साहब ने भी कभी हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया, जो मंत्री राजनारायण ने किया है।
मायावती का इतना बोलना रहा और पूरे हॉल में राजनारायण मुर्दाबाद के नारे शुरू हो गए। उसी समय सरकार को कैसा लगा होगा जब उनके द्वारा बुलाई गई परिषद में उनके खिलाफ नारे लगने शुरू किए। फिर क्या था, मायावती मंच से उतरकर नीचे उतरी, तब सभी दलित छोटे बड़े नेताओं ने मायावती की जमकर तारीफ की और मायावती की साहस की चर्चा शुरू हो गई, जो सीधे बामसेफ के नेता कांशीराम तक जाकर पहुंची, जो उस समय के सबसे ताकतवर दलित नेता माने जाते थे। 1977 में बामसेफ के नाम से दलितों का राष्ट्रीय संगठन अपने जड़े भारतीय राजनीति में जमा चुका था और उनके मुखिया कांशीराम भी मायावती के साहस से काफी प्रभावित हुए, जो शायद मायावती के लिए राजनीति में राह खोल गया था। वैसे ही हुआ दिसंबर 1977 की वो शाम, जब पोस्ट ऑफिस में तृतीय श्रेणी की नौकरी करने वाले प्रभुदास अपने बच्चों के साथ बस खा पी कर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी प्रभुदास की एक लड़की दलित समाज के उत्थान के लिए अपने IAS की पढ़ाई में व्यस्त थी। मायावती दिन में बच्चों को पढ़ाती और रात में अपने IAS की पढ़ाई करती। उसी शाम मायावती के घर का दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खोला गया तो सामने थे बामसेफ के कार्यकर्ता और उनके साथ खुद दलित नेता कांशीराम। कांशीराम जैसे इतने बड़े नेता को देखकर प्रभुदास और उसका परिवार खुशी से फूला नहीं समाया। वो सीधे घर के भीतर आए और मायावती से पूछ बैठे, इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी? तब मायावती ने जवाब दिया कि कलेक्टर बनकर समाज की सेवा करूंगी। कांशीराम ने मायावती से कहा कि वो राजनीति में आकर भी कर सकती हो। कांशीराम ने मायावती से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा जहां कलेक्टर तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े रहेंगे। ये कहकर कांशीराम वहां से चले गए। दिन बीतते चले गए, लेकिन राजनीति में जाने का मन बना चुकी मायावती के पिता राजनीति के खिलाफ थे। कई बार समझाने के बाद भी यहाँ तक बात बिगड़ गई कि मायावती को उसके पिता ने एक तो IAS के लिए तैयारी करो या घर से बाहर निकलकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करो का अंतिम फरमान सुना दिया। इस बात का अंदाजा मायावती को पहले से था। मायावती ने भी अपने कपड़े और कोचिंग के जरिए जोड़ी कुछ पूंजी को उठाया और सीधी दिल्ली के करोल बाग के लिए निकल पड़ी। तब करोल बाग में बामसेफ का कार्यालय हुआ करता था। उस समय के सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर कांशीराम का नाम सुर्खियों में था। केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी करते करते कांशीराम महाराष्ट्र में पहुंचे, जहां बाबा साहब के विचारों को ग्रहण कर कांशीराम अंबेडकर विचारधारा से जुड़ गए। लेकिन एक पंजाब से आए व्यक्ति को अपने जड़े दिल्ली में जमानी थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा हथियार था। जहां दलितों की आबादी को देखते हुए एक दलित चेहरा कांशीराम को चाहिए था और वो चेहरा बनी मायावती।
जिसके बाद उदय हुआ बहुजन समाज पार्टी का। बसपा से मायावती ने 1984 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और उसमें वो हार गई। मायावती इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी, जिनमें कुल 55,000 वोट मिले थे। वहीं 1985 और 1987 में बाई इलेक्शन में भी मायावती की हार हुई, लेकिन तीनों बार हारने के बाद मायावती ने उम्मीद नहीं हारी और 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में मायावती यूपी के बिजनौर सीट से मायावती बीएसपी की पहली सांसद चुनी गई, जिसके बाद का इतिहास आपको पता ही होगा। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। बहुजन समाज पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पहचान बनाने के लिए मायावती का बड़ा योगदान माना जाता है, लेकिन इतने कठिन सफर में बावजूद अपने परिवार को छोड़कर बहुजनों के हित में कार्य करने वाली मायावती का अब तक का पूरा सफर काबिले तारीफ है। मतलब साफ है, अगर हमारी इच्छा प्रबल हो और इरादे मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है मायावती, जिनके जन्मदिन पर लॉर्ड बुद्धा परिवार की ओर से हार्दिक मंगल कामनाएं। सभी संत महापुरुषों को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूँ और 15 जनवरी बहन मायावती जी इनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में जन कल्याणकारी समारोह दिन करके काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है और हर जिला स्तर पे मनाया जा रहा है। और उस दिन जितने भी बहुजन समाज के जो गरीब लोग हैं उनको कुछ सहायता भेंट दी जाती है। जैसे कोई अपंग होगा तो उसको ट्राइसिकल, जैसे कोई गरीब लोग होंगे तो उनको कंबल, शॉल, आर्थिक मदद, ऐसे सब कुछ हमारे सभी साथी चंदा इकट्ठा करके सबको डोनेशन दिया जाता है, सबको दिया जाता है उनको। साथियों, जन कल्याणकारी समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो थोड़ा मैं बहन जी के बारे में भी आपको अवचित करना चाहता हूँ। यूपी में एक नहीं तो 4 बार सत्ता बीएसपी की बनी है और बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी है। तो उनका पिछला दौर जो था वो बड़े गरीब घर से आई हुई है महिला है। उनके पिताजी प्रभुदयाल जी एक डाकघर में सर्विस करते थे। माताजी रामरती जी वो हाउसवाइफ थी। बहन जी ने बीए पास करने के बाद में कालिंदा कॉलेज, दिल्ली के कालिंदा कॉलेज से एलएलबी किया और उनकी शुरुआत सबसे पहले एक टीचर के स्वरूप में हुई। जब वो कांशीराम साहब के जब ध्यान में आया और कांशीराम साहब से उनकी मुलाकात हुई, तब वो उन्होंने राजनीति के अंदर में प्रवेश करके आज 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद में आज 5वीं बार भी बहन जी की सरकार बनने जा रही है। ये पूरे देश की ओर से उनको हम सभी उनकी 5वीं बार सरकार बने, ऐसी हम सब की मनोकामना भी है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है और बहन जी इसका नेतृत्व कर रही है। आज पूरे देश में जो विषमतावादी जो लोग हैं इस मूवमेंट को पूरा ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन बहन मायावती एक ऐसा नेतृत्व है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि ये मानवतावादी विषमतावादी लोग कितना भी ये मानवतावादी
मूवमेंट ख़त्म करने के प्रयास करेंगे, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास में नेता बहन मायावती के समान हमारा नेता है, जो फुले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम का कारवा जो बहन जी आगे लेके जाने का काम कर रही है साथियों। और पूरे देश के अंदर में आज बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी अच्छा वातावरण भी है, और पूरे देश के अंदर में आज बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की ताकत भी बनी हुई है। मैं विश्वास राउत, मैं महाराष्ट्र का प्रदेश सचिव हूँ और भंडारा, गोंदिया और नागपुर का प्रभारी भी हूँ। अभी हमने बहन जी के उपलक्ष्य के अंदर में बहन जी को एक तोहफा भी दिया कि गोंदिया जिला मेरे पास में था। गोंदिया जिले के अंदर में अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन हमने अच्छा संगठन मजबूत करके आज वहाँ पे 5 पार्षद चुन के लाए। ये बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक तोहफा भी हमने दिया है, और वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे गोंदिया और भंडारा जिले के अंदर में काफ़ी बड़े पैमाने पे जन कल्याणकारी समारोह दिन करके भी काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी को आप सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ में बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए आप भी पूरी ताकत लगाओगे। ऐसे मैं बहुजन समाज के सभी वर्गों को, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी सभी वर्गों को, लोगों को मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी के हितैषी बने, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से देश में जो मोड़ लेके जा रहा है, जो फुले शाह अम्बेडकर बाबा साहब ने जो कारवा यहाँ पे, जो मूवमेंट यहाँ पे जो तैयार की थी, वो पूरी मूवमेंट ये मनुवादी व्यवस्था वाले लोग पूरी ख़त्म करना चाहते हैं। जो बाबा साहब के पहले यहाँ पे संविधान के पहले जो स्थिति यहाँ पे थी, संविधान के पहले जो स्थिति यहाँ पे थी, वो स्थिति फिर से यहाँ पे वो वर्ण व्यवस्था वाला भेद वो यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो साथियों, इसको रोकने के लिए एकमेव नेता है वो बहन मायावती, और एकमेव पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। अगर यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी अगर ये नेस्तनाबूद करने का प्रयास करते अगर है, और गलती से अगर कुछ अगर हो जाता है साथियों, तो वो 1956 के पहले का दिन आने के लिए कभी समय नहीं रहेगा साथियों ना। तो साथियों, इसलिए अगर वो दिन अगर नहीं देखना है, तो आपको पूरे ताकत के साथ में बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। यही अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ, और साथियों मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। जय भीम, जय भारत। सभी बहुजन भाइयों और बहनों को सप्रेम जय भीम। मैं प्रोफेसर महेंद्र राउत, पिछले ही वर्ष मैं प्रोफेसरशिप की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और मान्यवर कांशीराम जी द्वारा स्थापित साप्ताहिक बहुजन नायक का मैंने 5 वर्षों तक संपादन किया है। मैं कार्यकारी संपादक रहा हूँ, और बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता करके काफ़ी लंबे समय तक मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। मुझे याद है 21 दिसंबर 1981 को DS4 की स्थापना होने के तुरंत बाद, 6 दिसंबर 1981 को DS4 की स्थापना हुई थी। उसके बाद 21 दिसंबर को अमरावती में, महाराष्ट्र के अमरावती में DS4 का विभागीय सम्मेलन, पहला विभागीय सम्मेलन बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था, जिसमें एडवोकेट मायावती जी, जो DS4 की उस वक्त में हेड थी, वो चीफ गेस्ट करके वहाँ पर आई थी। और उस कार्यक्रम का आयोजन अमरावती के DS4 के वामसेफ के सीनियर कार्यकर्ता बापू बेले, उन्होंने प्रमुखता से उस कार्यक्रम का आयोजन किया था, और बहुत सारे तमाम साथी भी वहाँ पर थे। तो उस कार्यक्रम में पहली बार मुझे मायावती जी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसी दिन से हम लोगों ने DS4 में प्रवेश किया और DS4 में काम करना चालू किया। मेरे काफ़ी सारे मित्र अमरावती के उस वक्त में थे। उसमें मेरे बड़े भाई समान भीमराव वैद्य, जो मेरे मार्गदर्शक भी उन दिनों हुआ करते थे, तो उन सभी के साथ में मैं फिर DS4 में काम करना शुरू किया। बहन जी से मेरा ताल्लुकात उस दिन से आया, और उस दिन के बाद बहन जी के अंदर मैंने जो नेतृत्व का गुण देखा था, बहन जी का वक्तृत्व मैंने देखा था, बहन जी के अंदर एक संघर्ष करने वाली महिला को जो मैंने देखा था, जो मान्यवर कांशीराम जी ने उनको देखते हैं उसमें उनके गुणों को मान्य कांशीराम जी ने समझ लिया था, और मान्य कांशीराम जी उनको प्रेरित किया था कि वे इस फील्ड में सामने आएँ और समाज को आगे नेतृत्व दें। वो सारे गुण, तमाम गुण उस दिन हमने कार्यकर्ता के रूप में, पहले प्रशंसक के रूप में मायावती जी के अंदर वो देखा था। और उस दिन से हम
उनका नेतृत्व हम लोगों ने कबूल कर लिया था। और जैसे जैसे फिर DS4 के बाद में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी, हम लोगों ने पार्टी में काम करना चालू किया। और धीरे धीरे जब पार्टी बढ़ने लगी आगे, तो 10 साल बाद 1995 में 10 ही साल में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होने के 10 ही साल में उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जो करिश्मा कर दिखाया, तो वे पहली बार उत्तर प्रदेश में 1995 में चीफ मिनिस्टर बनी। और उसके बाद 1997 में दोबारा चीफ मिनिस्टर बनी, पहली बार 3.5 महीनों के लिए, दूसरी बार 6.5 महीनों के लिए। उसके बाद 2002 में वे करीब 15 महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनी। और फिर 2007 में वे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनी। तो 4 बार बहन जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का करिश्मा कर दिखाया। माननीय कांशीराम जी की जो सोच थी, अल्पजनों को आपस में जोड़कर बहुजन बनाना और बहुजन बनकर इस देश का शासन और प्रशासन अपने हाथ में लेना, ये जो कांशीराम जी ने एक फार्मूला दिया था, अल्पजन से बहुजन बनो, बहुजन बनो, हुक्मरान बनो, मायावती जी ने, बहन जी ने अपने प्रयत्नों से, अपने संघर्ष से, अपने नेतृत्व कुशलता से यह करिश्मा कर दिखाया। और देश की सबसे पहली दलित महिला 4 बार मुख्यमंत्री बनने का जो मान उन्हें मिला, वो अपने आप में अद्वितीय है। संसार भर के तमाम मीडिया ने इस बात को बहुत बड़े पैमाने पर प्रसारित किया, इसका बहुत बड़े पैमाने पर अभिनंदन किया गया कि भारत में ऐसा हो सकता है कि जो अत्यंत उपेक्षित समाज, दलित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज, लाचार और गुलाम समाज, उसकी एक महिला, उस समाज में से आने वाली एक महिला उत्तर प्रदेश जैसे एक अत्यंत मनुवादियों का गढ़ रहे प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री, वे करिश्मा हो। और सारे संसार ने इस बात को सराहा था। उन्हें लौह महिला, आयरन लेडी करके लोग जानने लगे थे। और सारा बहुजन समाज उन्हें पहले से ही बहन जी कहता आया है, आदर के साथ, सम्मान के साथ, और आज भी बहन जी के रूप में उन्हें जानता पहचानता है। तो यह जो सफ़र माननीय कांशीराम जी साहब के निधन के बाद भी, उनके चले जाने के बाद भी, बहुजन समाज की इस मूवमेंट को चलाना, बहुजन समाज पार्टी को चलाना, उसे एक संघ में बांध कर रखना, ये जो करिश्मा बहन जी ने करके दिखाया है, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। माननीय कांशीराम जी साहब के निधन के बाद भी उन्होंने हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ा, संघर्ष करती रही। भले ही पिछले चुनाव में एक अलग प्रकार की जो आंधी आई, उसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे फैक्टर्स चुनाव में होते हैं, चुनाव आते हैं, लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, लेकिन बहन जी का वो जो करिश्मा है, उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो नेतृत्व कुशलता है, संघर्ष करने का जो उसमें मात्रा है, वो जो गुण है, उसके कारण आज फिर वो बहुत ही ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को लिए खड़ी हैं। और अभी जब आज उनका जन्मदिन 15 जनवरी हम लोग बड़े शान से देश भर में मनाते हैं, इस जन्मदिन के अवसर पर मैं एक कार्यकर्ता के नाते, महाराष्ट्र का एक कार्यकर्ता के नाते माननीय बहन जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें लंबी आयु मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वे 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में बहुजन समाज के परिवर्तन का, बहुजन समाज के उत्थान का ये जो रथ है वो आगे ही आगे बढ़ता रहे। यही शुभकामनाएं आज के अवसर पर मैं देना चाहता हूं और देखना चाहता हूं। आप सबको भी मैं प्रेरित करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को मॉरल रूप से आप जहां भी होंगे वहां से इस प्रकार से सपोर्ट करें, सोशल मीडिया पर सपोर्ट करें, हर प्रकार से सपोर्ट करें, वार्ताओं में सपोर्ट करें, चर्चाओं में सपोर्ट करें। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन मायावती जी यह 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, इसके लिए आप सब लोग योगदान करें। वो बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। यही मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अपने 2 शब्द पूर्ण करें। जय भीम। मैं रवि मेश्राम नागपुर से, उत्थान रियल एस्टेट इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन, और
बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं और मेरे उत्थान परिवार की ओर से मैं बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको शुभेच्छा देने के लिए आप लोगों के समक्ष में हाजिर हूँ। तो बहन जी के संदर्भ में मेरे लाइफ में मुझे याद है आज भी 23 मार्च 1987 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा था। 4 जगह पर उपचुनाव हो रहा था, जिसमें हरिद्वार, राठ, पट्टी और काशीपुर। कांशीराम जी ने नागपुर से कुछ साथियों को प्रचार के लिए दिल्ली बुलाया था। दिल्ली से हम लोग, हमारा जो अपॉइंटमेंट हुआ तो वहाँ पर हम लोग काशीपुर के लिए डिप्लॉय हुए थे और उस समय बहन जी हरिद्वार से इलेक्शन लड़ रही थी। हमें आज भी पता है कि 1987 का समय इतना क्रिटिकल समय था कि ऐसे क्रिटिकल समय में भी वहाँ पर हरिद्वार से कांग्रेस का एक उम्मीदवार था राम सिंह करके, वो सुरक्षित सीट थी। बहुजन समाज पार्टी के तरफ से बहन कुमारी मायावती जी खड़ी थी और 32 पार्टियों का एक अलायंस था। उस अलायंस का कैंडिडेट रामविलास पासवान थे और ऐसे ये 3 लोगों के बीच में वो टक्कर हुई थी। मुझे आज भी याद है कि उस समय वो राम सिंह को, कांग्रेस के कैंडिडेट को 1,46,000 वोट पड़ा था और बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती को 1,36,000 वोट पड़ा था और 32 पार्टियों के अलायंस का जो कैंडिडेट था रामविलास पासवान, उसको मात्र 32,000 वोट पड़ा था। 87 के समय में लोगों ने 1-1 रुपए का चंदा करके बहन जी को 1,36,000 वोट दिया था और उसी इलेक्शन से बहन कुमारी मायावती जी को पूरे उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी पहचान मिली। एक दबे कुचले समाज की एक बहुत बड़ी लीडरशिप बन के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में छा गई। मुझे आज भी याद है कि बहन कुमारी मायावती जी का जो संघर्ष है, वो संघर्ष इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में हुआ। कांशीराम जी ने उनको बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेवारियाँ दी, बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व बहन जी ने किया और मुझे आज भी याद है कि उनके नेतृत्व से इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वहाँ पर दलितों के अंदर, बहुजनों के अंदर, दूसरे और भी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर बहुत बड़ा एक परिवर्तन बहन जी के लीडरशिप से उस समाज के अंदर में देखने को मिलता है। तो आज के इस बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मुझे यही बताना है कि बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 मर्तबा मुख्यमंत्री रही और आज का ऐसा समय आ गया है कि भारत देश के अंदर में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है और आज हम लोगों के सामने एक सवाल है कि आज संविधान को बदलने की बात हो रही है, आज आरक्षण को खत्म करने की बात हो रही है, आज मुसलमानों की जान और माल की बचाने की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। भारत देश के अंदर में एक बहुत बड़ा आज एक भारतीय जनता पार्टी के नाम से, नरेंद्र मोदी के नाम से, राष्ट्रीय सेवक संघ के नाम से एक बहुत बड़ा ऐसा ये लोग भारत देश के अंदर में एजेंडा लागू करना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में उनको उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, ये सारे इलेक्शन जीतना है। किस लिए जीतना है कि अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर सारे स्टेट में इलेक्शन जीत जाते हैं तो आने वाले समय में राज्यसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का वहां पर बहुमत साबित होगा और अगरचे वहां पर बहुमत साबित होता है तो हो सकता है कि संविधान को बदला जाए, हो सकता है कि आरक्षण के ऊपर में तलवार चलाई जाए, हो सकता है कि ओबीसीओ को जो 27% आरक्षण मिला है वो खत्म होने के कगार पे आ जाए। तो इसलिए आज संपूर्ण भारत देश के अंदर में बहुजनों की अगर कोई एक आवाज है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं।
हम देख रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने अभी पिछले 2-3 महीने के पीरियड में हमने देखा है कि ऊना के अंदर में जो कांड हुआ, जिन दलितों को बेरहमी से पीटा गया, केवल एक अकेली बहुजनों की नेता बहन कुमारी मायावती जी वहां पर राज्यसभा के अंदर में उन्होंने उस डिबेट के अंदर में बहुत बड़ा प्रतिवाद किया। रोहित वेमुला केस के अंदर में बहन जी ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया, तब कहीं जाकर रोहित वेमुला आंदोलन पूरे भारत देश के अंदर में फैल गया। और जब संविधान के ऊपर में खत्म करने की चर्चा हो रही है, आरक्षण खत्म करने की चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले आज बहन जी का नाम सामने आता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी दबे कुचले पीड़ित समाज के लोगों ने आज जरूरत की मांग है, समय की मांग है, हमारे ये बहुजन समाज के लिए जरूरत है कि आज बहन जी के जैसा एक नेता आज हम लोगों के बीच में है। इस नेता को हम किस तरीके से संभालें, किस तरीके से इस नेता को हम सपोर्ट करें, किस तरीके से हम सहयोग करें, इसके बारे में हमने आज सोचना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में फरवरी महीने में इलेक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, और बहन जी के साथ में पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं पूरे होश और हवास के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि ये आने वाले 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जरूर बन के रहेगी, क्योंकि उनको साथ देने वालों में आज पूरे तरीके से एक शेड्यूल कास्ट दलित समाज पूरा उनके पीछे खड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक समाज उनके पीछे खड़ा हुआ है, ओबीसी समाज बड़े पैमाने पर उनके पीछे खड़ा हुआ है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि हम बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम बहन कुमारी मायावती जी के जन्म के उपलक्ष्य में उनको मैं बहुत बहुत हार्दिक उनका शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आने वाले दिनों में वो काफ़ी स्वास्थ्यपूर्ण रहे, उनको अच्छा आयु मिले। और मैं चाहता हूं कि आज भी हम लोग इधर महाराष्ट्र के अंदर में बहन जी के आदेश का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। हम पिछले 12 साल से बहुजन समाज पार्टी के अंदर में रहकर भी हम लोग आज भी बहुजन समाज पार्टी के अंदर में जो भी यहाँ पर कुछ लीडरशिप है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे ज़्यादा, लेकिन हम काम के इंतज़ार में अभी भी बैठे हुए हैं। लेकिन आज भी 12 साल से हमारे जैसे लोगों को बगैर काम के यहाँ बिठाया गया है। हम चाहते हैं कि आज आपके इस लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हमारी बात कही अगर बहन जी तक पहुँच जाए कि हम लोग 12 साल से आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें काम नहीं दिया जा रहा है, हजारों कार्यकर्ताओं को घर में बिठाया गया है, उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आज भी हम 12 साल से बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कहीं गए नहीं, बहुत सारे लोग कहीं इधर उधर चले गए, भटक गए हैं। प्रोफेसर महेंद्र राउत जैसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मधुकर मेश्राम जैसे लोग बैठे हैं, प्रदीप मानव जैसे लोग बैठे, नरेश सोमकोर जी जैसे लोग यहाँ पर बैठे, जिनको कोई काम नहीं दिया गया है। आज भी 12 साल से हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ का जो नेतृत्व है ये कहीं तो उसके बारे में सोचे, पॉजिटिवली सोचे, पार्टी बढ़ाने के बारे में सोचे। यही एक मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोकल लीडरान को और बहन कुमारी मायावती जी तक ये संदेश पहुँचे, उसके लिए मैंने सारी बातें की। और मुझे ये लगता है कि इतना ही मैं यहाँ पर ये बातें मैं मेरी ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। 15 जनवरी का जो बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन पूरे देश में उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है, वो जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन पूरे महाराष्ट्र में जिला वाइज हम लोग मनाए जा रहे हैं, और उसके जन्मदिन के माध्यम से हम लोग गरीबों में, मजलूमों में और जो जिनको ज़रूरतें हैं ऐसे लोगों को बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी ज़रूरतें पूरने के लिए छोटे छोटे उपहार उनको बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तोहफे में उनको देना चाह रहे हैं। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी का जन्म
15 जनवरी 1956 को हुआ और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली और उन्होंने दिल्ली में उनका जन्म होने के बाद में उन्होंने बीए की शिक्षा हासिल की। उसके बाद में बहन जी ने जो है बीएड की डिग्री हासिल की। उसके बाद में बहन कुमारी मायावती जी ने एलएलबी की और उसके बाद में साहब कामशीराम जी की उनकी मुलाकात हुई और बहन कुमारी मायावती जी और साहब कामशीराम जी ने मिलकर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया और बहन कुमारी मायावती जी ने साहब कामशीराम जी के साथ में रहकर पूरे देश में मूवमेंट फुले शाहू बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। साहब कामशीराम जी के जीते जी बहन कुमारी मायावती जी इस देश के उत्तर प्रदेश में 3 मरतबा मुख्यमंत्री बनी और प्रशासन कैसा चलाया जा सकता है ये पूरे देशवासियों को बहन कुमारी मायावती जी ने सिद्ध करके दिखाया। और साहब कामशीराम जी जब हमारे बीच में नहीं रहे तो साहब कामशीराम जी जाने के बाद में श्रद्धांजलि के तौर पर और साहब कामशीराम जी का सपना था वो सपना पूरा करने के लिए 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद में आम्बेडकर पार्क बनाया, आम्बेडकर स्मारक बनाया, बुद्ध जिला बनाया, महामाया जिला बनाया, शाहू महाराज यूनिवर्सिटी बनाई, शाहू महाराज हॉस्पिटल बनवाया। तमाम ऐसे जो महापुरुषों का नाम जो पूरे देश में जिन्होंने परिवर्तन की मूवमेंट चलाई है ऐसे लोगों को सम्मान करने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जो महाराष्ट्र के जो महापुरुष है फुले शाहू बाबा साहब जो जिनकी कर्मभूमि है जो महाराष्ट्र में उनको सम्मान नहीं मिला वो बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में देने का काम किया, उनके विचारों की सरकार चलाने का काम किया। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा साथियों कि बहन कुमारी मायावती जी पर कुछ लोग आरोप लगाते कि वो बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने जब साहब कामशीराम जी का देहांत हुआ तो उन्होंने उनकी अंतिम विधि जो है बुद्ध पद्धति से की, 5 भंते को बुलाया, 53 पंचशील हुआ और सारी बुद्ध रीति रिवाज से साहब कामशीराम जी का अंत संस्कार करने का काम किया। और उसके बाद में साथियों साहब कामशीराम जी के देहांत के तीसरे दिन में ही इंदौरा मैदान में बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ी एक विशाल जाहिर सभा रखा था और उसमें भी बहन कुमारी मायावती जी ने बौद्ध रीति रिवाज के हिसाब से सारा काम करने का काम किया। साहब कामशीराम जी का सपना था कि बाबा साहब का सपना पूरा करने का जो बीड़ा साहब कामशीराम जी ने उठाया था कि मैं बाबा साहब ने सोचा था कि भारत में बुद्धमय करूंगा तो वो साहब के जीते जी तो नहीं हो पा रहा, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी निश्चित ही बाबा साहब का और साहब कामशीराम जी का सपना पूरा करने का काम करेगी। साथियों बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं अपनी ओर से बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी होने के नाते महाराष्ट्र का प्रभारी होने के नाते मैं महाराष्ट्र के तमाम देशवासियों को और महाराष्ट्र के तमाम जनता को बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और आने वाले समय में हम फुले शाहू बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों अनुसार हम लोग महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाएंगे, फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा मानने वाले लोगों की सरकार बनाएंगे और आने वाले 2017 में बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री होगी और 2019 में बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री होगी और 2019 में ही उत्तर महाराष्ट्र में जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के वहां पर भी महाराष्ट्र में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी और वो फुले शाहू बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोगों की सरकार होगी। इसलिए तमाम साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपना आने वाले समय में हम लोग बहन जी का साथ दें, बहन जी के हाथ मजबूत करें। फिर से एक बार बहन जी के जन्मदिन पर हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता बहन मायावती जी और इतना ही नहीं कि पूरे भारतवर्ष में जो राजनीति चल रही है बाबा साहब के विचारों के ऊपर में और बाबा साहब ने जो शासन करती जमात बनना चाहिए इस बात को लेकर आज केवल बहन मायावती भारतवर्ष के सबसे बड़े राष्ट्र सबसे बड़े स्टेट राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी और अपने बाबा साहब के विचारों से वहाँ पे शासन और प्रशासन चलाया और पूरे राज्य के सारे दलित शोषित बहुजन समाज को न्याय दिलाया और उत्कृष्ट प्रशासन करके आज भी मायावती का नाम लिया जाता है, बहन मायावती का नाम लिया जाता है। और बहन मायावती एक तेज तर्रार लोकसभा रहे, संसद राज्यसभा रहे
और दोनों ही मतलब संसद मतलब सभागृह में उन्होंने बहुजन समाज के सारे समस्याओं को आवाज़ उठाया। उनके जो हित के जो निर्णय हैं उसके लिए उन्होंने सरकार को भी आगाह किया। और हर बार कोई भी समस्या हो तो बहन मायावती आज पूरे मतलब पार्लियामेंट में बहुजन समाज के समस्याओं के लिए आवाज़ उठाती है और उठाती रहेंगी। केवल बाकी सारी जो पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बाकी सारे दल हो, जनता दल हो, वो बाबा साहब के विचारों को या बहुजन समाज के हित को मतलब सबसे पहले ऊपरी नहीं रखती है। लेकिन केवल बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी है कि जो आज पूरे भारत में केवल बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही दलित शोषित बहुजन समाज की आवाज़ जो है वो उठाई जाती है और दूसरी पार्टी नहीं है। और इसके लिए केवल बहन मायावती की ही मायावती ही है कि जो हर बार हर समस्याओं को लेकर बहुजन समाज के हितों को ध्यान रखकर उसके समस्याओं को न्याय दिलाने के लिए बहुजन पार्लियामेंट में आवाज़ उठाती है। आज बहन जी के 61वें जन्मदिन पर उन्हें हम बधाई देते हैं कि ये बहन मायावती बहुत ही तेज़ तर्रार है और वो मुझे विश्वास है कि वो बहुजन समाज के हितों को आगे बढ़ाने के लिए और बहुजन समाज की बाबा साहब के जो विचारधारा थी बाबा साहब की कि हमने जो राजनीति में एक अपना अलग स्थान रखना चाहिए, स्वाभिमान के साथ में किसी भी हद तक लाचारी और गुलामी वो नहीं करना चाहिए। और हमारे जो दुश्मन लोग हैं, हमारे जो विचारधारा की विरोधी है, उससे हमने समझौता नहीं करना चाहिए। इसी तत्ववर बहन मायावती जी है कि जो केवल बाबा साहब के विचारों पर किसी भी इसमें वो ये नहीं लेती है। कोई भी बात जो है जो बाबा साहब के विचार के विरोधी है और जो बहुजन समाज के विरोधी है, वो कभी वो उससे तड़जोड़ नहीं करती है और बड़े दमखम के साथ में बहुजन समाज के आवाज़ उठाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए और ये बहुजन समाज को शासन करती जमात बनाने के लिए बहन मायावती को अच्छा आयुष्य दे और अच्छा आरोग्य दे। और उसे मैं उनके 61वें जन्मदिन के ऊपर में हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु और महापुरुषों के में से खास तौर पे सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने इस देश के विषमतावादी व्यवस्था से संघर्ष करके ये संघर्ष की कहानी उन्होंने 1848 से लेकर तो 1891 तक आगे बढ़ाई और इन्हीं के पदचिन्हों पे चलकर उनकी जीवन संगिनी क्रांति ज्योति माँ सावित्री आई। इन्होंने सत्यशोधक समाज की निर्मित करके ऐसे कोल्हापुर रियासत के राजे छत्रपति शाहूजी महाराज, इन्होंने सन 1891 से लेकर तो 1922 तक ये आरक्षण के माध्यम से इस कहानी को आगे बढ़ाया। और वैसे ही 1922 से लेकर तो 1956 तक इस देश के भारतीय घटना के शिल्पकार परम पूजनीय विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने 56 तक आगे बढ़ाई। ऐसा ये संत गुरु महापुरुषों में खास तौर पे 108 साल का अटूट संघर्ष रहा है। ये अटूट संघर्ष परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के हयात में दिखाई पड़ता है और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही बात बोली हमारे समाज को कि भाई राजकीय सत्ता ही सर्वसमक्षा सोडवण्याची गुरु किल्ली आहे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 56 को जब उनका देहांत हुआ, जब वो चल बसे, उनका महापरिनिर्वाण हुआ और 56 के पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे सारे अनुयायी को लोगों को कहा था कि भाई मैंने ये जो संघर्ष है, मैंने बहुत दुख तकलीफ और यातना और अपमान सहन के यहाँ तक इस रथ को लाया है। हो सके कोशिश करो कि इस रथ को आगे बढ़ाने की, ना बल्कि पीछे लेके जाने की। लेकिन हमारे अनुयायी अगर चाहते थे 56 के बाद तो न जाने ये रथ आज कहाँ से कहाँ नजर आता। लेकिन धन्य हो मान्यवर कांशीराम जी का, जिन्होंने ये बात को समझा
भली भांति जाना और जानकर जब महाराष्ट्र के धरती पे आए तो उन्होंने सारे पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा किया और बामसेफ के माध्यम से इस कहानियों को आगे बढ़ाया। तो सन 6 दिसंबर 1978 को इसको आगे बढ़ाया। 6 दिसंबर 1981 को DS4 के माध्यम से आगे बढ़ाया और फिर उसको 14 अप्रैल 1984 को राजनीतिक प्लेटफॉर्म देकर बहुजन समाज पार्टी की निर्मित की। इस तरह ये संघर्ष की कहानी आगे बढ़ते बढ़ते सही मायने में आज अगर दिखाई देता है, द आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी इस देश की बहुजन समाज पार्टी की राज्याध्यक्षा है और 3 नहीं तो 4 दफ़ा वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है। ऐसी द आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का आज जन्मदिन है और वो जन्मदिन किस मायने में जन्मदिन मनाते हैं तो जन कल्याणकारी, कि जन सामान्य का कल्याण हो, ऐसी कल्याणकारी योजना अगर मैं बनाऊं तो सही मायने में मेरे समाज का हित कर सकूं। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती जी सन 1977 में इस बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट में जब आई, तब शुरुआती के दौर में जब उनको भी संघर्ष काफ़ी करना पड़ा। तो ये सब बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि ये संघर्ष की कहानी है कि फुले शाह अम्बेडकर ने अपने हयात में बहुत अटूट संघर्ष किया और आज भी द आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी आज अटूट संघर्ष कर रही है। ये त्याग और समर्पण की भावना है। हम लोग आज उनको इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अकेली आयरन लेडी इसलिए कहते हैं कि वो अपने आप में अपना सारा सर्वस्व अर्पण इस समाज के लिए उन्होंने दिया है। और आए दिन अगर बात बहुजन समाज पार्टी के अलावा बीजेपी की करते या कांग्रेस की करते या अन्य दल की करते हैं, तो ये सारी पार्टियां एकमात्र एक विषमतावादी व्यवस्था को लगा के चला के चलने वाली पार्टियां है, क्योंकि ये सारी पार्टियां एक तरफा स्टेटस को मेंटेन करने वाली पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इसको बदलाव करना चाहती है। चेंजेस, वर्ड इज चेंज। तो ये बदलाव करने वाली चाहत है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी अपने हयात में जब मान्यवर कांशीराम जी को अपना गुरु माना और मान्यवर कांशीराम जी ने अपने हयात में 22 साल के होते हुए उनको तैयार किया और इतना सक्षम किया कि उनको सारी की सारी जवाबदारी उनके कंधों पे डाली। आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। मुझे बड़ी खुशी और हर्ष हो रहा है कि आने वाले 5वीं दफ़ा भी उत्तर प्रदेश में 5वीं दफ़ा भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। द आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी उस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाली है। चाहे कितनी भी लाख कोशिश करें, आज आए दिन भारतीय जनता पार्टी अगर देखे जाए तो इस पार्टी को रोकने के लिए आप देखते होंगे कि पिछले आज 2017 है, 2016 के शुरुआत में ही बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ फर्स्ट नंबर पे बताया जा रहा था और हमें आगे हो गया था कि आने वाले समय में जरूर ये सेकंड और थर्ड पे दिखाएंगे। आज वही बात हो रही है साथियों। दूसरी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी किसमिस के बीच में रोड़े डालने की कोशिश कर रही है बहन जी के सामने। पहले दफ़ा दयाशंकर तिवारी को सामने लाया, उसको भड़काने के बाद वो टेम्परेचर चलाया। उसके बाद ये अभी 8 नवंबर को उन्होंने नोटबंदी का काम किया। नोटबंदी के बाद अब 104 करोड़ है करके पार्टी फंड वो दिखाया। यानी आए दिन कुछ न कुछ उसको रोकने का काम, रोड़ा बनाने का काम कर रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश को रोकने का नाम ही नहीं है, क्योंकि आए दिन अगर समाजवादी पार्टी की बात देखो तो समाजवादी पार्टी के घरानेशाही में ऑलरेडी अपने आपस में उनका मनमुटाव चल रहा है। वो कभी उम्र पे नहीं आने वाला है, क्योंकि 5 साल तक इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया। 4.5 मुख्यमंत्री रहा करते थे, वो 4-4.5 मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम करती थी। तो इसलिए जनता जान चुकी है कि अब की दफ़ा बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुखिया बने, ये आस लेकर वहाँ की समाज तैयार हो गया है और चाहत हो रही है बीजेपी की कि हम यहाँ पर ताकत लगाएं, लेकिन वो होने वाला नहीं है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी एकमात्र ही देश में दलितों की मशिया करके उभरी है और वो आने वाले समय में आने वाले 1 महीने के भीतर ही जब रिजल्ट आ जाएगा उत्तर प्रदेश से, द आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने वाली है। और जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगी तो आने वाले समय में 2019 में लोकसभा का आम चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा का आम चुनाव में द आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली की मुखिया बनेंगी, यानी कि देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। मेरी शुभकामना है और हार्दिक शुभकामना के साथ में मेरी मंगल कामनाएं करता हूँ कि आने वाले समय में सारे दिन बहुजन समाज को अच्छा आए और अच्छे आएंगे और आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी
की चाहत है वो बहुजन समाज का पूरा कल्याण होगी। इसी चाहत के साथ मैं फिर से एक बार मंगल कामनाएं देता हूँ। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं आशाएं आशाएं